चलिए बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका 14 क्वेश्चन स्क्रीन पर। ये यूँ कह रहा है कि गिवन दैट टू नंबर अपीयर ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। जब हम दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो डिफरेंट नंबर आना चाहिए दोनों डाइस पर। ये तो दे रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 4, यानी कि वो नंबर लेने हैं जिनका सम 4 हो। तो चलते हैं बेटा यहाँ। पहले तो ये मालूम होना चाहिए हमें कि जब हम दो डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास आउटपुट कौन कौन से आएंगे। तो सैंपल स्पेस कितने होंगे बेटा एन एस टोटल व्हेन टू डाइस इज थ्रोन। देन सैंपल स्पेस विल बी जैसे 1 1 1 2 एस ऑन आपका जाएगा 6 6 तक। तो टोटल कितने बनते हैं बेटा 36। अब मैं क्या कर रहा हूँ एक इवेंट मान रहा हूँ कि लेट इवेंट जो ई है बेटा वो क्या है सम ऑफ नंबर द सम ऑफ नंबर द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, यानी कि 4 होना चाहिए जो आपका सम है। क्लियर है। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे तो फिर बेटा ई में कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे। ई में एलिमेंट बन जाएंगे या तो 2 2 4 होगा, या 1 3 4 होगा, या फिर 3 और 1 4 होगा। अदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो मेरे को 4 दे दे। तो इसमें जो आपके फेवरेबल आउटकम बनेंगे इसे वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज ये 3 ही रहेंगे। दूसरा इवेंट मैंने क्या रखा बेटा एफ, जो उसने दे रखा है। एफ क्या कह रहा है, एफ कह रहा है जो डाइस है वो शो करे डिफरेंट नंबर, टू डिफरेंट नंबर, यानी कि डाइस जो है शो टू डिफरेंट नंबर, टू डिफरेंट नंबर्स। तो इसमें बेटा कितने जो इसके फेवर में रहेंगे वो कितने आउटकम आएंगे जिन पर डिफरेंट नंबर हैं। तो बेटा वो आपके लिए एफ में कौन कौन से आएंगे 30 आएंगे टोटल। क्यों, क्योंकि देखिए सेम जो नंबर होते हैं दोनों डाइस पे कौन कौन से हुए बेटा टोटल आपके 36 थे। इसमें सेम सेम कितने आएंगे, या तो 1 1, या जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डबल एट। इसका मीनिंग क्या है डबल एट। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। इन नंबर्स को हम डबलेट बोलते हैं। ये आपके डबलेट है डाइस में, यानी कि सेम सेम आ रहे हैं, लेकिन वो सेम सेम नहीं आने चाहिए। तो ये तो 6 हैं, तो सेम सेम कितने नहीं होंगे बेटा फिर वो 30 होंगे। कौन कौन से, जैसे 1 2 एंड 1 3 और एट सो ऑन। ये कहाँ तक जाएंगे 6 5 तक। कहने का मतलब सॉरी, हाँ 6 5 तक। कहने का मतलब टोटल जो 36 हैं उनमें से ये 6 हटा दीजिए। टोटल 36 में से ये वाले 6 आप हटा दीजिए तो आपके पास ओनली 30 बचेंगे। तो ये टोटल यहाँ इसके जो नंबर होंगे नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 30। ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन देख लीजिए। इंटरसेक्शन यदि मैं निकालूं तो ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि डबल नहीं होगा। तो कौन कौन आएगा बेटा, या तो 1 3 आएगा, या 3 1 आएगा, या ओनली 2 आएंगे। आपके 2 आएंगे कौन कौन, या तो 1 3 होगा, या आपके लिए बेटा कितना होगा 3 1। क्लियर है। तो ये टोटल कितने हो गए 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यदि हम डायरेक्टली निकाले हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन टोटल 36। और एफ की निकालें, एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू फेवर में विच इज 30 अपॉन टोटल कितना 36। हमें क्या निकालना था, ई की निकालनी है, ये निकालनी है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम ऑफ, तो यानी ई की निकालनी है और आपको एफ गिवन है। तो क्या होगा, इसीलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी ई ऑब्लिक एफ विच इज इक्वल टू इंटरसेक्शन probability of E intersection F upon probability of F, which is intersection is 2 upon 36 upon 30 upon 36। 36 से बेटा 36 कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 50।
क्लियर है बेटा, ये समझ में आया। अब मैं ये कह रहा था कि मैंने कल भी बताया था ई ऑब्लिक एफ का मतलब क्या है, ठीक है ना। आ, यानी कि इसका मतलब क्या है, एफ में ई का क्या रोल है। तो हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, एफ क्या है टोटल, ये वाला है 30 है एफ में। एफ में ई कितने हैं, सिर्फ दो हैं। यदि हम यहाँ मैच करेंगे इन 30 एलिमेंट्स में, यहाँ जब 30 एलिमेंट्स रखेंगे तो इन 30 एलिमेंट्स में ई कितने हैं, ई का मतलब ई के एलिमेंट कौन कौन से मैच होंगे, सिर्फ दो होंगे। तो टोटल 30 में कितने ई के हैं, ई के सिर्फ टू मैच हो रहे हैं, तो हम डायरेक्टली भी 1/15 भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक नॉर्मली एक शॉर्ट के रूप में होता है, क्वेश्चन को एज ए शॉर्ट निकालना है। ई ऑब्लिक एफ मतलब कि एफ में ई कितना है, बस इतना ध्यान रखना। एफ नीचे, टोटल नीचे, और उसमें ई कितना है वो ऊपर है, ठीक है। और ये हम नहीं लगाते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन 2 नंबर या 4 नंबर में 4 मार्क्स में यदि सॉल्व करना हो तो पूरा लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वॉइस क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ए डाई, if a multiple of 3 comes up, throw the die again, and if other number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event the coin shows a tail, given that at least one die show a 3। इसका मतलब गिवन क्या है, जो डाई है कम से कम एक डाई पे 3 आना जरूरी है। एक पे आ जाए, दो पे आ जाए तब भी चलेगा, लेकिन एक पे 3 होना जरूरी है, ये तो गिवन है। और हमें निकालनी किसकी है, कॉइन जो है वो शो टेल करे। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले बेटा हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसके सैंपल स्पेस निकालने होंगे, ठीक है ना। और वहाँ हमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, तो हम सैंपल स्पेस किस तरीके से पहले समझ लेते हैं, इसके सैंपल स्पेस क्या होंगे। देखिए ये कह रहा है कि मैंने एक डाइस फेंका, ठीक है, चलो डाई फेंका, तो मेरे को बताइए कितने आउटकम आएंगे। मैं सिर्फ यहाँ सैंपल स्पेस समझा रहा हूँ फिलहाल स्क्रीन पर। तो सैंपल स्पेस में या तो 1 2 3 4, सॉरी 4 5 एंड 6, ये सैंपल, ये पहले जब हमने पहली बार डाई रोल किया या थ्रो किया। लेकिन वो यूं कह रहा है 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो 3 का मल्टीपल तो यहाँ सिर्फ या तो 3 होगा या कितना होगा 6। यदि ये आ रहे हैं तो हम क्या करें, दोबारा डाइस को फेंक रहे हैं, तो दोबारा डाइस को फेंकेंगे तो बेटा यहाँ 3 के साथ क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 एंड 6, और 6 के साथ भी ये आ सकते हैं। यानी कि पहली बार में 6 आए, लेकिन दूसरी बार में हो सकता है 1 आए, 2 3 4 5 एंड 6। तो कहने का मतलब ये आउटकम तो तब बने जब 3 का मल्टीपल हो। कौन कौन, 3 1 3 2 3 3 4 3 5 एंड 3 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5 और 6 6। लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, तब क्या करना है, इफ एनी अदर नंबर, यदि 3 का मल्टीपल नहीं है, टॉस एक कॉइन, सिक्का उछालते हैं। तो सिक्का उछालेंगे तो कब का उछाला जाएगा, जब आपका डाई शो करे 1 2 4 या 5 को, इन कंडीशन में आपका सिक्का उछाला जाएगा। तो सिक्का उछाला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ जब 1 आएगा तो 1 के बाद जैसे ही सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे ही 2 के साथ होगा, हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे ही बेटा 4 के साथ होगा, हेड आएगा या टेल आएगा। और ऐसे ही 5 के साथ होगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल फाइनली सैंपल स्पेस कौन कौन से बनेंगे, तो यहाँ लिख रहे हैं हम, सैंपल स्पेस क्या होंगे, एन एस इज इक्वल टू होंगे। पहले मैं उन नंबर्स को ले रहा हूँ जिसमें आपका 3 का मल्टीपल हो। तो कौन कौन आया था बेटा, 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 3, अब ये हो गया 3, अब 6 करेंगे, 6 1 बेटा, 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये तो हो गया भाई 3 का मल्टीपल था। अब उनके अदर नंबर्स के साथ क्या होगा, 1 के साथ या तो हेड आएगा या 1 के साथ टेल आएगा। ऐसे ही 2 के साथ हेड आएगा या 2 के साथ टेल आएगा।
नेक्स्ट बेटा 4 के साथ हेड आएगा या 4 के साथ टेल आएगा, और ऐसे बेटा 5 के साथ, 5 के साथ हेड आएगा या 5 के साथ टेल आएगा। तो ये आपके टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21, ये आपके टोटल सैंपल स्पेस यहाँ बन गए। तो ये तो सिर्फ सैंपल स्पेस थे आपके लिए। जब 3 का मल्टीपल हो तो डाई रोल करना है, अदर नंबर हो तो कॉइन टॉस करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ क्या क्या था वो, एक मिनट। अब चलते हैं बेटा। अब इवेंट ई को क्या लिख रहे हैं बेटा, इवेंट ई, ई क्या डिनोट कर दिया है, मैंने डिनोट कर दिया जो मेरे को निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स शो ए टेल। तो टेल आना चाहिए, तो टेल वाले हम ले लेंगे इसमें से। तो टेल वाले कौन कौन से होंगे बेटा, इवेंट ई में टेल वाले हैं, 1 के साथ टेल आया था आपके साथ, 2 के साथ टेल आया, 3 के साथ टेल, 3 के साथ नहीं बेटा, गुरुजी 4 के साथ, हाँ जी बेटा। टोटल सैंपल स्पेस सर 20 रहेंगे। 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सॉरी 20, ओके थैंक यू, 20 है और 5 थी। तो ये आपकी बेटा इवेंट ई बन गई। अब मेरे को एफ लिखना है, एफ में क्या होना चाहिए, इवेंट एफ क्या थी, इवेंट एफ है एट लीस्ट 1 डाइस तो 3, एक डाइस पे, चाहे पहले पे चाहे दूसरे पे 3 आना जरूरी है। तो 3 के साथ कौन कौन, 3 1 हो सकता है, एक तो 3 के सारे एलिमेंट बन जाएंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। और कोई है 3 के साथ बेटा, और कोई 3 के साथ नहीं। अब सर आप ये कह रहे होंगे कि ये 3 3 डबल क्यों ले लिया उसने, क्या क्या है, क्या कहा है कि एट लीस्ट 1, कम से कम एक तो होना ही है, ज़्यादा हो जाए तब भी नहीं, तो ये भी चल जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसके आउटकम लिखने की कोई रिक्वायर नहीं है, ज़रूरत नहीं है। क्यों, इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ जैसे ही मैं इंटरसेक्शन फाइंड करूँगा बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, इंटरसेक्शन फाइंड करूँगा तो इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि नल सेट, यानी कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 0 एलिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की क्या हो जाएगी, 0। अब 0 हो गई तो हमें निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी ऑक्योर्ड, यानी कि ये गिवन दैट वाली कंडीशन पहले ही घटित हो चुकी है। तो फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, मेरे को आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना, अपॉन ए। जब इंटरसेक्शन ही 0 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ भी आए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 20 हो जाएगी। यदि हम लिखना भी चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू हो जाएगी 6 अपॉन 20। तो मैं यहाँ नीचे 6 अपॉन 20 लिख सकता हूँ, लेकिन ऊपर 0 है तो कंप्लीट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 20, देन वी गेट 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों कंडीशन में, उसमें सिर्फ टेल वाले आ रहे हैं, और यहाँ कह रहा है 3 आना चाहिए, और ई में तो कोई 3 का एलिमेंट है ही नहीं है। 3 का होता तो फिर मैं डाई रोल करता ना, कॉइन को टॉस थोड़ा ही करता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। क्लियर है, समझ में आया बेटा, यस सर। ओके जी बोलिए बेटा, कोई डाउट।
अभी कोई बिटिया बोल रही थी, कोई डाउट है बेटा? नो सर। नो सर। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दो ऑब्जेक्टिव और हैं आपके लिए इसमें। ये रहा, यहाँ आपको क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, बी इक्वल टू क्या है बेटा, 0। ए ऑब्लिक बी फाइंड करना है, वो ए ऑब्लिक बी, पी ए ऑब्लिक बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए बी अपॉन बी। अब जब बी डिनोमिनेटर 0 है तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन में होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में यही कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू 0। अभी हम इस, और लेकिन यहाँ तो बी की 0 कर रखी है, तो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। ये ऐसे भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए कर देता हूँ, तो वहाँ फॉर्मूला क्या था, ऊपर तो इंटरसेक्शन ही रहेगा बेटा, एंड डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कंडीशन क्या होती है, यहाँ होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये बी ऑब्लिक ए एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नॉट डिफाइंड होगी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नॉट डिफाइंड है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, और इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, हियर गिवन दैट, हियर गिवन दैट पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू क्या है, पी बी ऑब्लिक ए, ये दे रखा है। तो बताइए कौन सी कंडीशन इसमें सही है। तो हम फॉर्मूला लगाएं तो बेटा क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे कितना आएगा बेटा, पी बी, और इधर कितना आएगा बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, पी ए। अब ये तो कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या डायरेक्टली भी तुम जानते हैं ये दोनों के दोनों वन टाइम कैंसिल हो गए, तो क्या इम्प्लाई करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है डी इज करेक्ट। ओके, कोई दिक्कत बेटा? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और वो कल के बाद, क्योंकि अभी मेरे को बाहर जाना है एग्जाम देने के लिए, मथुरा निकलना है। और हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, खाली यही है, ये रहा, मल्टीप्लाइकेशन रूल ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ये क्या कहता है, मल्टीप्लाइकेशन रूल, या इसे कह सकते हैं हम सिमिल्टेनियस प्रोबेबिलिटी। सिमिल्टेनियस का मतलब होता है दोनों, दो इवेंट हैं कोई, वो एक साथ घटित की जाए। जैसे कि कोई हमारे पास मान के चलिए हमारे पास ताश की गड्डी है, ठीक है ना, तो उसमें से हमने दो पत्ते निकाले। अब हम कहें कि पहला पत्ता किंग हो, दूसरा क्वीन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो दो पत्ता जब हमने निकाले हैं तो दोनों के दोनों एक साथ, एक किंग होना चाहिए और एक क्वीन होना चाहिए, तो दोनों के दोनों एक साथ के लिए क्या होगी, वो क्या प्रोबेबिलिटी लगती है। तो मल्टीप्लाइकेशन जो रूल होता है वो ये कहता है कि ये इस आया कहाँ से, मैं सिर्फ ये डायरेक्टली आपको ये बता रहा हूँ कि ए ऑब्लिक बी यदि आपके पास है तो हम लिखते क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अपॉन पी बी। तो यही जो आपका पी ए इंटरसेक्शन बी है, इसी को ही हम बोलते हैं सिमिल्टेनियस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी कि ये भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए और बी दोनों के दोनों एक साथ प्रोबेबिलिटी डिनोट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, और ये डिवाइड कर रहा है उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा पी बी से। ठीक है, तो ये यहाँ ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं दोनों के दोनों, एक तो ये लिखा हुआ है और एक नीचे। ठीक है, ये दोनों के दोनों हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके नीचे वाले के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि हम यदि प्रोबेबिलिटी बी ऑब्लिक ए लिखें तो बेटा वो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो यहाँ से भी इंटरसेक्शन सिमिल्टेनियस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालें तो वो क्या होगी, इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपकी क्या कहलाती है, सिमिल्टेनियस प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लाई, ये और इसी को हम कहते हैं, इस रूल जो नियम लिखे हुए हैं दोनों के दोनों, इनको क्या कहते हैं,
मल्टीप्लाइकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, इस थ्योरी क्या कहती है, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ रूल स्टेट दैट प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी ऑक्यूर, ए और बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इज इक्वल बराबर होगी प्रोबेबिलिटी दैट ए ऑक्यूर, ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी ऑक्यूर। तो ये चीज यहाँ लिखी हुई है, ये नीचे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स, टाइम्स का मतलब ये है मल्टीप्लाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी ऑक्यूर, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाइकेशन रूल कहता है और ये नेक्स्ट चैप्टर है वो इसी रूल पर आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो अब आपके पास सिर्फ 4 मिनट बचे हुए हैं, उसके लिए थोड़ा सा और हम नेक्स्ट पेज एक और है मैंने तैयार किया हुआ है, यही है। इसे निकाला कैसे गया है, यदि ए ऑब्लिक बी आपके पास दे रखा है तो हम डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई भी कर रहे थे वहाँ पे, अदरवाइज हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी है। तो क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दें पी बी से, पी बी से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये पी बी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मेरे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी बी डॉट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ए ऑब्लिक बी। तो इस तरीके से यहाँ ये सारी चीज़ स्टेट में लिखी हुई हैं कि हम इसे किस तरीके से निकाल सकते हैं। जनरल मल्टीप्लाइकेशन रूल बाय द मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से जो डिनोमिनेटर है उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पी वी है, तो पी वी से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं, इस रूल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को एक छोटा सा 1 मिनट का डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, और वो मेरे को बताएंगे